हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज से यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, साथ ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का लेक्चर। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट भी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। चलिए तो क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 15 हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, their general electronic configuration is ns2np3। ठीक है, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये वाली फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p4 और 3, 2p3 होता है। ठीक है, तो 2, 4 और 3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ग्रुप नंबर 15 में जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को। तो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np3। ठीक है, देखिए आपको क्लियर हो चुका है नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ns2np3 ही आएगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप फास्फोरस का लिखे, आर्सेनिक का लिखे, है ना, आप देख सकते हैं लिख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब यहां क्या लिखा है, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड रिक्वायर 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। ठीक है, पता है हमें सभी को कि 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप नंबर 15 में, और 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है इनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, है ना। 5 है, 3 और गेन कर लेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है, हाउएवर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी डिफिकल्ट एज द न्यूक्लियस विल हैव टू अट्रैक्ट 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। होता क्या है जनरली कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन न्यूक्लियस के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना या कह दे कि अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है उसके लिए। ठीक है, न्यूक्लियस के लिए। अब आगे क्या लिखा है, दिस कैन टेक प्लेस ओनली विथ नाइट्रोजन, है ना। ये सिर्फ पॉसिबल है नाइट्रोजन के साथ में, है ना। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिखा है आगे, एज इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज रिलेटिवली स्मॉल, है ना। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज है वो नाइट्रोजन का ही होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, तो शेल्स भी कम होगी और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में भी होंगे, है ना। तो यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, है ना। नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो इतना पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वैलेंस शेल और जो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। देखिए मैं अगर आपको एग्जाम्पल या डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये न्यूक्लियस है ना। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 1 2 3 4 5, है ना। तो 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए सिर्फ 2 ही शेल है, यानी कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है ना। तो जो साइज है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है अदर एलिमेंट्स के। तो इसीलिए नाइट्रोजन में ये पॉसिबिलिटी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द रिमेनिंग elements of this group show a common oxidation state of -3. Besides -3 oxidation state, nitrogen and phosphorus also show -1 and -2 oxidation state.
ठीक है। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3। और -3 के अलावा ये जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये -1 एंड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप शो +3 and +5 oxidation states. However, the stability of +5 oxidation state decreases down a group, whereas the stability of +3 oxidation state increases due to the inert pair effect. है ना। देखिए यहां पर क्या होता है कि जो सभी के सभी एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, वो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, है ना। +3 कैसे, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो +3 यहां से, +5 यहां से, तो सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, वो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जैसे जैसे हम जो ग्रुप है उसमें नीचे जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, तो जैसे जैसे एंटीमनी और बिस्मथ तक आते हैं तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है ना। +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों हो जाती है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है। देखिए मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां नाइट्रोजन जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फास्फोरस भी इसी तरह से। अब जैसे जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर लास्ट में बिस्मथ तक आते हैं, है ना, तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में कुछ भी नहीं है। देखिए NS2 एंड NP3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहां पर जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ P के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल हो जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट यानी कि किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो एस जो ऑर्बिटल है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो इसीलिए यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे हम देखने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलिए गाइज अब एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें क्या लिखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइजेस। ठीक है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, है ना, डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, जैसे जैसे नाइट्रोजन से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब सबसे पहली बात तो ये कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। देखिए ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ये हमने 11th में पढ़ रखी है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, तो ये सब कुछ हमने 11th में पढ़ा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है या जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, है ना, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एटॉमिक साइज छोटा है ना, स्मॉल एटॉमिक साइज है, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो
न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो शेल है वो भी कम होंगे। अगर इसके कंपैरिजन में इसकी बात करें तो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यहां पर देखिए 1 2 3 शेल है और यहां पर देखिए 1 2 3 4 शेल है। तो यहां पर न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम है ना, तो ये न्यूक्लियस पावरफुल ज्यादा हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स है इसको अच्छी तरह से बांध कर रखेगा, ठीक है, स्ट्रांगली बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में, मतलब कि अट्रैक्ट कर लेगा इसको, है ना। और यहां पर ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, सो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं, ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, है ना, सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ आता है ना, Bi, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। लिखा है एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, बस यही रीजन है इसका। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां क्या लिखा है? मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, है ना। यहां पर भी वही रीजन है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है ना। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, बस यही रीजन है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। इसमें क्या लिखा है? ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, दिस increase in atomic size is attributed to an increase in the number of shells, है ना। सही बात है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें 7 है, फास्फोरस का 15 है ना। ऐसे ही नीचे जाएंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज होगा, तो उनको फील करने के लिए जो ऑर्बिट है, जो शेल्स है, उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा शेल उतना ही ज्यादा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, सो इसीलिए एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये 2 पॉइंट जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। और पहले हमने 2 पॉइंट किए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुके हैं।